नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी श्रद्धा मर्डर केस की। जब से इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा हुआ है, देश सकते में है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, कड़ियों को जोड़ा जा रहा है ताकि इस बर्बरतापूर्ण अपराध के आरोपी को कोर्ट में दोषी साबित किया जा सके। हमारे आज के 7 सवाल इसी मसले को लेकर हैं और अब हमारा पहला सवाल आपके सामने आ रहा है और हमारा सवाल है, श्रद्धा मर्डर केस में अब तक पुलिस को क्या क्या सबूत मिले। शव के टुकड़ों की तलाश में पुलिस ने आज भी जंगल को खंगाला। शव के कुछ टुकड़े तो अब तक मिल चुके हैं, लेकिन सिर अब तक नहीं मिला है। श्रद्धा का मोबाइल भी पुलिस को नहीं मिल पाया है। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस को अब तक कुछ खास सफलता हाथ नहीं लग सकी है। पुलिस को कथित रूप से श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े मिले हैं, लेकिन वो टुकड़े श्रद्धा के ही हैं, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस श्रद्धा के शव को बरामद करना चाहती है, इसलिए वो आज एक बार फिर से दिल्ली के महरौली के पास के जंगलों में पहुंची और हत्याकांड से जुड़े सबूतों की तलाश की। यहाँ पर जिस जगह से कल आफ्ताब को अंदर लेके गई थी, साथ साथ हम भी अंदर की तरफ गए थे। आफ्ताब के साथ दिल्ली पुलिस की तमाम टीमें लगातार 2 से ज्यादा घंटे थी और श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को तलाशने की कोशिश की जा रही थी। कुछ बॉडी पार्ट्स अभी तक मिले हैं, लेकिन उनका फोरेंसिक होना बाकी है, क्योंकि फोरेंसिक होने के बाद ये साफ हो पाएगा कि वो मानव अंग है और उसके बाद वो डीएनए कराया जाएगा उसका। पुलिस वाले इस जंगल का चप्पा चप्पा खंगालने में जुटे हैं और अब उन्होंने इस जगह पर आम लोगों को जाने पर पाबंदी लगा दी है। पुलिस श्रद्धा के शव के ज्यादा से ज्यादा टुकड़ों की तलाश करने में जुटी है, जिससे कि साबित किया जा सके कि आफ्ताब ने किस बेरहमी से श्रद्धा का कत्ल किया। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी और दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं। हालांकि सादी वर्दी में, लेकिन सभी लोग थाने से हैं, दिल्ली पुलिस के लोग हैं और अब इसके आगे जाने पर पूरी तरीके से पुलिस ने पाबंदी लगा दी है। पुलिस का कहना है कि उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बरामद हो सके, क्योंकि पुलिस को पहले फॉरेंसिक करानी है और फॉरेंसिक के बाद डीएनए कराया जाएगा, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि जो पार्ट्स बरामद हो रहे हैं वो श्रद्धा के हैं। आफ्ताब ने अपने कबूलनामे में कहा है कि उसने श्रद्धा के शव के 30 से ज्यादा टुकड़े किए थे, लेकिन अब तक पुलिस को शरीर के कुछ ही टुकड़े मिले हैं। उसमें से भी शरीर का महत्वपूर्ण अंग सर अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है। पुलिस को इस हत्याकांड में अब भी कुछ ऐसी चीजों की तलाश है जिससे आफ्ताब के खिलाफ हत्या के केस को मजबूती मिल सके। श्रद्धा का मोबाइल तलाश कर रही है। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी अब तक बरामद नहीं हुआ है। हत्या के दौरान खून से सने कपड़े अब तक नहीं मिले हैं। इसके अलावा इस हत्याकांड से जुड़ा किसी तरह का कोई सीसीटीवी फुटेज भी अब तक सामने नहीं आ सका है। अभी तक पुलिस को वो हथियार नहीं मिला जिससे उसने लाश के टुकड़े किए। मोबाइल फोन नहीं मिला, जो श्रद्धा का मोबाइल फोन था वो भी नहीं मिला। खून के जो कपड़े थे वो पुलिस को बरामद नहीं हो पाए। लाशों के टुकड़े तलाशते हुए पुलिस को अरसा हो गया, लेकिन अभी तक सिर का अभी कोई पता नहीं और जो भी टुकड़े बरामद हुए हैं अभी उनकी फोरेंसिक जांच होनी बाकी है। पुलिस ने आफ्ताब के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को जब्त कर लिया है और उसकी पूरी तरह से जांच कर रही है। इन गैजेट्स की जांच से ही आफ्ताब का पूरा झूठ उजागर हुआ। जो बयान दिया था आफ्ताब की तरफ से वो ये कहा गया था कि 22 मई को जब पुलिस को पहली कंप्लेन मिली थी गुमशुदगी की, तो आफ्ताब ने ये कहा कि 22 मई को एक झगड़े के बाद सिर्फ अपना मोबाइल लेकर के श्रद्धा घर से निकल गई है। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने टेक्निकल लोकेशंस, टेक्निकल सर्विलांस, कॉल डिटेल सारी चीजें खंगाली, तो उसने देखा कि क्योंकि ये बात तो आई कि वो सोशल मीडिया को खुद ये कर रहा था, उसे मैसेजेस दे रहा था, तो जो लोकेशन निकाली गई वो लोकेशन जहां पर उसका घर है, जो किराए पर उसने ले रखा है, वहीं का निकला। पुलिस का पूरा जोर टेक्निकल, सर्कमस्टांशियल और फॉरेंसिक एविडेंस जुटाने पर है और इसके लिए महकमे के आला अधिकारी बैठक पर बैठक कर रहे हैं और रणनीति तैयार कर रहे हैं। पुलिस की कई टीमें लगातार काम कर रही हैं। पूछताछ करने के लिए सीनियर अधिकारी पहुंचे थे कल। वहां स्पेशल कमिश्नर, डीसीपी रैंक के अधिकारी थाने में देर रात तक मौजूद थे। मीटिंग होती रही, बातचीत होती रही और हर एंगल जो भी जांच के दायरे हो सकते हैं वहां तक जांच को बढ़ाने के बारे में पुलिस ने तय किया है। इसलिए आने वाले वक्त में अभी कहीं और खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं।
पुलिस को केस से जुड़ी चुनौतियां पता है, इसलिए वो बार बार जंगलों का रुख कर लाश के टुकड़ों को तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस को अब तक इस मामले में कोई खास सफलता नहीं मिल सकी है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। इस अपराध को साबित करने के लिए पुलिस मशक्कत तो कर रही है, लेकिन अभी भी कई पेच हैं जिन्हें पुलिस को सुलझाना है। आरोपी इकबाल जुर्म तो कर चुका है, लेकिन कोर्ट में गुनाह साबित करने के लिए ये काफी नहीं है। अब हमारा दूसरा सवाल आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या अब तक मिले सबूत आफताब को सजा दिलाने के लिए काफी हैं? सबसे अहम बात यह है कि जिस हथियार से इस वारदात को अंजाम दिया गया वो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। लिहाजा पुलिस इस मामले में डीएनए टेस्ट और फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा करने में पूरा जोर लगा रही है। श्रद्धा का कत्ल करने के बाद आफताब ने जिस तरह से शव को ठिकाने लगाया, उससे ये साफ है कि उसने बेहद शातिराना तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। उसने न केवल कत्ल के बाद लाश को हटाने के दौरान बारीक से बारीक चीजों का ध्यान रखा, बल्कि उसने ये भी सुनियोजित तरीके से प्लान किया कि पुलिस जब हत्या के सबूतों की तलाश करे तो उसके पसीने छूट जाएं। किसी की भी हत्या के मामले में दो साक्ष्य जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है पहला शव की बरामदगी और दूसरा हथियार की बरामदगी। लेकिन श्रद्धा के मामले में दोनों सबूत नदारद हैं। ऐसे में पुलिस के सामने हत्यारे को सख्त सजा दिलाने की बड़ी चुनौती है। श्रद्धा की हत्या को 5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और जिस तरह से उसके शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया गया है, उससे पुलिस को सबूतों की तलाश करने में मुश्किल हो रही है। ऐसे में पुलिस तकनीकी साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और फॉरेंसिक साक्ष्यों पर ज्यादा निर्भर कर रही है। इसी क्रम में आज पुलिस की एक टीम छतरपुर में आफताब के फ्लैट पर पहुंची और घटना का सीन रिक्रिएट किया। पुलिस ने एक्सपर्ट की टीम के साथ एक रिक्रिएशन किया पूरे क्राइम सीन का। वहां पर एक्सपर्ट थे, इसके अलावा एक पुतला लेकर के पुलिस उस तरीके का गई थी जितनी हाइट और जितना वजन श्रद्धा का था, और समझने की कोशिश की कि किस तरीके से उसने पहले गला दबाकर हत्या की, फिर शरीर के टुकड़े किए और उन्हें कहां कहां पर उसने छिपाकर रखा। पुलिस के लिए आने वाले वक्त में ये सीन रिक्रिएशन से निकले सबूत भी काम आने वाले हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब अभी भी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और वो पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा है। आफताब पिछले 3 दिनों से पुलिस की हिरासत में है, लेकिन उसने अभी तक पुलिस को कत्ल के हथियार के बारे में जानकारी नहीं दी है। श्रद्धा के मोबाइल को भी कभी वो महाराष्ट्र में तो कभी दिल्ली में फेंकने की बात कह रहा है। ऐसे में पुलिस इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए एक बार फिर से कोर्ट पहुंची और उसने वहां पर आफताब के नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी थी। साकेत कोर्ट ने सच का पता लगाने के लिए आफताब के नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी है। पुलिस को कहीं न कहीं शक हुआ कि गुमराह तो नहीं कर रहा है आफताब, और इसके बाद पुलिस ने इस तरीके की साइंटिफिक जांच की बात सोची और नार्को टेस्ट के लिए गए, ताकि अगर कुछ ये छुपा रहा है तो सच बाहर आ जाए। नार्को टेस्ट देखिए सीधे कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता, लेकिन जब सच बाहर आ जाएगा तो पुलिस को जांच को एक दिशा मिल जाएगी। नार्को टेस्ट की मदद से आरोपी के मुंह से सच उगलवाया जाता है। इस टेस्ट में व्यक्ति को ट्रुथ सीरम इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सच बोलने लगता है। नार्को टेस्ट जांच अधिकारी, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की उपस्थिति में किया जाता है। पुलिस घटनास्थल और वहां मौजूद सामानों की फॉरेंसिक जांच भी कर रही है। जिस फ्रिज में आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को रखा था, उस फ्रिज की जांच फॉरेंसिक एक्सपर्ट कर रहे हैं। आप जहां पर ये रैपर पड़ा है ग्लव्स का, उसी के साथ में उसी के बगल में एक बेस है, उसी बेस के ऊपर फ्रिज रखा हुआ था। बताया जा रहा है ये वही फ्रिज है जिसके अंदर श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स आफताब रखता था प्रिजर्व करके, ताकि उसमें से स्मेल ना आए, बदबू ना आए। पुलिस को श्रद्धा की हत्या के बाद लाश के जो भी टुकड़े मिले हैं, उनका डीएनए टेस्ट पुलिस कराने जा रही है। इसमें देखा जाएगा कि जो टुकड़े मिले हैं वो महिला के हैं या पुरुष के। यदि वो टुकड़ा महिला का होगा तो इसके बाद श्रद्धा के पिता के डीएनए से इसे मैच कराया जाएगा। यदि डीएनए श्रद्धा के पिता से मैच हो जाता है तो साबित हो जाएगा कि जो टुकड़े मिले हैं वो श्रद्धा के ही हैं, यानी डीएनए टेस्ट मृतक की पहचान करने में अहम साबित हो सकता है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। इस मामले में आरोपी आफताब का गुनाह साबित करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने कोर्ट से नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी थी और आज साकेत कोर्ट ने इसकी इजाजत दे भी दी।
नजर डाल लेते हैं हमारे तीसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, आफताब के नार्को टेस्ट की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। कत्ल 18 मई को हुआ था, खुलासा 10 नवंबर को हुआ था, यानी तकरीबन 6 महीने बाद। इस दौरान आफताब को काफी वक्त मिला सबूत मिटाने का। शायद यही वजह है कि अब दिल्ली पुलिस ने अदालत में नार्को टेस्ट करवाने की इजाजत मांगी है और अब दिल्ली पुलिस जो आरोपी है आफताब, उसका नार्को टेस्ट भी करवा के सच उगलवाने की कोशिशों में जुटेगी। लेकिन लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। 5 दिन की वो पुलिस कस्टडी में है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आगे पुलिस कस्टडी और मांगेगी अदालत से, क्योंकि अभी उससे पूछताछ के बाद उन तमाम कड़ियों को एक एक करके जोड़ना है। श्रद्धा मर्डर केस से पहले भी कई बार जांच एजेंसियां अपराध की गुत्थी सुलझाने के लिए नार्को टेस्ट का सहारा ले चुकी हैं। इस टेस्ट के जरिए पुलिस सुराग तलाशने की कोशिश करती है। टेस्ट से मिले सुरागों के जरिए कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। चौथा सवाल हमारा अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, हत्या के सबूत जुटाने में नार्को टेस्ट कितना अहम साबित हो सकता है? आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह का। देखिए, एक केस मुझे याद आ रहा, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय की थी कि नार्को टेस्ट कब और कैसे किया जाना चाहिए, या अन्य पॉलीग्राफी टेस्ट या नार्को टेस्ट कब या कैसे किया जाना चाहिए। जिसमें एक्यूज जो है सुप्रीम कोर्ट तक आया था, उसने उसको चैलेंज किया था कि नार्को टेस्ट मैं नहीं देना चाहता हूं, बिकॉज ये जो आर्टिकल 23 कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको वायलेट करता है, तो नार्को टेस्ट बिना मेरे परमिशन के नहीं होना चाहिए। तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था और कहा था कि नहीं, नार्को टेस्ट वाकई में अगर एक्यूज्ड अपना कंसेंट नहीं देता है तो उसका नार्को टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो यहां पे अगर आप बात करते हैं, मजिस्ट्रेट ने अगर इजाजत दे भी दिया, और उसमें जो गाइडलाइन इशू की थी, उसमें एक गाइडलाइन ये थी कि एक्यूज का कंसेंट होना जरूरी है, मजिस्ट्रेट के सामने कंसेंट होना जरूरी है, और पुलिस को और ये एज अ स्टेटमेंट, एज एडमिशन नहीं माना जाएगा। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट माना जाएगा जिसको प्रूव करने के लिए पुलिस अपना इस्तेमाल करेगी। तो हो सकता है कि ये एक्यूज भी ऊपर जाए और इसको जो नार्को टेस्ट का मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया हो सकता है उसको चैलेंज करे, क्योंकि अब ये नहीं पता मुझे कि उसने अपना कंसेंट दिया है इस टेस्ट के लिए या नहीं टेस्ट दिया है। अगर उसने अपना कंसेंट दिया होगा तब तो नार्को टेस्ट होगा और बिल्कुल इसमें मदद मिलेगी, और उसने अपना कंसेंट नहीं दिया होगा तो हो सकता है अपर कोर्ट में इसको वो चैलेंज करे। आफताब ने बेहद शातिराना तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया है। उसे पुलिस हिरासत में 3 दिन हो चुके हैं। उसने इस दौरान बेहद शातिराना तरीके से पुलिस के सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन उसने अब तक कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के बजाय पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, क्या अब भी आफताब अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश कर रहा है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। दिल्ली पुलिस टेक्निकल एविडेंस निकाल रही है। क्या मूवमेंट थी पूरे मई की, इस आफताब की और श्रद्धा की? श्रद्धा का फोन कब बंद हुआ, और जब से श्रद्धा का फोन बंद हुआ तो उसके बाद आफताब की क्या मूवमेंट रही है, उसकी लोकेशन पुलिस निकाल रही है। और इसी दौरान पुलिस को यह पता लगा कि किस तरीके से 18 के बाद भी श्रद्धा का फोन एक्टिव था। जब पहली बार बयान दिया था, जब श्रद्धा के गायब होने की सूचना मिली थी, तब आफताब ने यह कहा था कि तब आफताब ने यह बोला पुलिस के सामने कि 22 मई को झगड़ा के बाद श्रद्धा घर से निकल गई और अपना फोन ले गई। लेकिन श्रद्धा के फोन से 26 तारीख को एक बैंक ट्रांजैक्शन होता है। 31 मई को उसने अपने दोस्त को इंस्टाग्राम पे उसके फोन से उसके एक जवाब भी दिया जाता है, और लोकेशन यहीं की निकली जहां पर वो किराए के मकान में रहता है। और इन्हीं सवालों के जवाब में ये उलझ गया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। जो कुछ भी बयान अभी तक आफताब ने पुलिस के सामने दिए हैं, उन्हें वेरीफाई भी कर रही है। श्रद्धा मर्डर केस से लोग अभी उभरे भी नहीं हैं कि लखनऊ से भी एक नाबालिग लड़की की मौत का खौफनाक मामला सामने आ गया है। आरोप है कि सुफियान नाम के लड़के ने एक नाबालिग लड़की को छत से फेंक दिया, जिसके बाद लड़की की मौत हो गई। नजर हमारे 6ठे सवाल पर, जो आपके सामने है, और हमारा सवाल है, क्या लखनऊ में भी दोहराया गया श्रद्धा जैसा हत्याकांड? लड़की के घर वालों का आरोप है कि सुफियान लड़की को तंग कर रहा था, शादी और धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था, वीडियो वायरल कर बदनाम करने की धमकी दे रहा था।
दिल्ली पुलिस श्रद्धा हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में भी इसी तरह की एक और घटना सामने आई है। आरोप है कि यहाँ एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू नाबालिग लड़की को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। मामला लखनऊ के थाना दुबग्गा क्षेत्र का है। यहाँ उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक नाबालिग लड़की छत से नीचे गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद उसे लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहाँ लड़की के इलाज के दौरान मौत हो गई। लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि सूफियान नाम के एक युवक ने 17 साल की एक लड़की को छत से नीचे फेंक दिया। हम इस वक्त उसी क्राइम स्पॉट पर हैं जहां पर यह घटना हुई। सबसे पहले कैमरामैन नीरज आपको तस्वीर दिखाएंगे उस टेरेस की, उस छत की, जहां से उस लड़की को धक्का दिया गया। जैसा कि परिवार की तरफ से तहरीर में लिखा है, जैसा कि पुलिस एफआईआर में कहा गया है, यही वो छत है जहां से धक्का दिया गया। इसके थोड़ा सा नीचे आते हैं तो सेकंड फ्लोर जहां जो आप देख रहे हैं वो घर है उस आरोपी सूफियान का, जहां पर वो रहता था। हालांकि अभी पूरे घर में ताला लगा है और घर वाले भी उसके साथ फरार हैं। अब आप आइए नीचे, जब जो शरीर, जो बॉडी थी, उसको ऊपर से जब उस लड़की को फेंका गया 17 साल की, तब वो नीचे गई। सबसे पहले उसकी जो शरीर था, उसका वो शरीर इस बाइक से टकराया और इस बाइक की गद्दी पर जा लड़ा। और इस बाइक की गद्दी पर लड़ने के बाद सीधे, आप इस बाइक को देखिए, पहले इस बाइक की गद्दी पर जब शरीर लड़ा है, उसके बाद नीचे आया और नीचे घिसटता हुआ इस तरफ आ गया, जहां पर अभी भी आपको एक चप्पल नजर आ रही होगी जो उसी लड़की की है जिसकी दर्दनाक मौत हुई। लखनऊ के डूडा कॉलोनी में रहने वाली नाबालिग की मौत के बाद उसके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतका की मां का कहना है कि आरोपी पिछले कई दिनों से उसकी बेटी को तंग कर रहा था और उनकी बेटी का वीडियो वायरल कर उसे बदनाम करने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन कर जबरन शादी का दबाव बना रहा था। उस लड़के ने ही धक्का दिया है शायद, हाँ, उसी की वजह से वो मरी। उसी के बाद हम लोग कंप्लेन करने गए थे, शिकायत करने गए थे। वो मेरे भाई को मारने की धमकी दे रहा था कि मैं मारेंगे। लड़की का वीडियो बता रहा था, वीडियो है, ये है, वो है, दुनिया भर की बातें कर रहा था। कौन है? यही आगे एक लड़का रहता है। क्या नाम है? सूफियान। दरअसल 1.5 साल से सूफियान मृतका से दोस्ती करना चाहता था, इसलिए सूफियान ने मृतका को एक मोबाइल फोन दिया। इस बात की जानकारी होने पर मृतका के घर वाले सूफियान के घर गए थे। वहां दोनों परिवारों के बीच कहासुनी हुई और बात झगड़े तक पहुंच गई। झगड़ा होते देख मृतका छत पर भागी और सूफियान उसके पीछे पीछे छत पर गया। कुछ देर बाद मृतका के नीचे गिरने और चीखने का शोर आया। 17 साल की लड़की जिस पर जबरन धर्म परिवर्तन का प्रेशर बनाया गया और जब वो नहीं मानी, उसको इसी जगह से, इस छत से फेंक दिया गया। ऐसा आरोप परिवार का है और एफआईआर कॉपी में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। ये वो स्थान है, ये वो स्पॉट है जहां पर लड़का और लड़की उस दिन मौजूद थे। बहस हुई, उसके बाद जब लड़की नहीं मानी, लड़के ने उसको पीछे से धक्का दिया। घटना के बाद आरोपी फरार है। इस मामले में पुलिस ने हत्या और जबरन धर्म परिवर्तन की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। शादी धर्म परिवर्तन का शादी करने का दबाव बना रहा था, ऐसा तहरीर दी गई है। इस तहरीर के आधार पर भी एफआईआर जो पंजीकृत की गई, इसी तहरीर के आधार पर की गई है। गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। आरोपी सूफियान को पकड़ने के लिए पुलिस की 5 टीमें लगाई गई। समर श्रीवास्तव, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। लखनऊ पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। पूछताछ के दौरान पता चला है कि आरोपी सूफियान लड़के को 1.5 साल से परेशान कर रहा था। लड़की के घरवाले इस बारे में शिकायत करने सूफियान के घर भी गए थे, जहां दोनों परिवारों के बीच कहासुनी हुई। घटना के बाद से आरोपी सूफियान फरार है। नजर हमारे 7वें और आखिरी सवाल पर। सवाल है, लखनऊ में कातिल की गिरफ्तारी के लिए क्या कर रही है पुलिस? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। आरोपी सूफियान की गिरफ्तारी के लिए लखनऊ पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया है, जो लखनऊ के अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही हैं, जिससे आरोपी सूफियान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। गुड न्यूज टुडे ने जब पीड़ित परिवार से बातचीत करी तो उन्होंने आर्थिक मदद की सरकार से मांग करी है और आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग करी है। यहां तक कि उनकी मां ने बिलखते हुए ये तक कहा है कि आरोपी को फांसी होनी चाहिए, जिस तरह से उसकी बेटी का सूफियान ने कत्ल किया है। परिवार का आरोप है कि धर्म परिवर्तन का प्रेशर बनाता था सूफियान, जिसके चलते जब वो नहीं मानी,
छत पर ले जाकर चौथी मंजिल के ऊपर सुफियान ने उस लड़की को धक्का दे दिया। लड़की के पिता पहले ही गुजर चुके हैं, उसकी मां घरों में खाना बनाती है और इसके चलते परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसकी मदद के लिए वो 17 साल की लड़की ब्यूटी पार्लर में काम करती थी और आजीविका चलाती थी। अब देखना यह है कि लखनऊ पुलिस कितनी जल्दी आरोपी सुफियान को पकड़ती है। हालांकि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जिसमें हत्या और धर्म परिवर्तन की धाराएं लगाई गई हैं। कार्यक्रम में आज इतना ही।